सो हेलो वियर्सियंस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की। क्योंकि आप 10th में अच्छा स्कोर करके आ गए हो तो मेरा दायित्व तो होता है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना, ताकि आप 11th के साथ साथ 12th में जब जाएं तो आपको लगे कि आपने बेहतर पढ़ लिया है और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब नीट और आईआईटी में बैठे तो आपको लगे कि हाँ मजा आ रहा है, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया है और ये सब चीजें हमें आती हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो आज हम लोग नीट के लिए या बोलेंगे क्लास 11th के लिए, जो कि नीट से रिलेट करते हुए हम लोग बात करेंगे कि और बात करेंगे बायोलॉजी में। तो सबसे पहले बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की बात की जाए तो क्लास 11th का जो पहला चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है बाबू? लिविंग वर्ल्ड, जीवित संसार। क्या है? जीवित संसार, पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर के बारे में हमने इसलिए बात किया क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 11th का स्टार्ट किया जा रहा है हैशटैग आगाज करके, और बोला जा रहा है लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि लिविंग से, किससे? लिविंग से। अर्थात बायोलॉजी ये डिफाइन करता है और बताता है कि सिर्फ और सिर्फ हम जीवित चीजों के बारे में बात करेंगे, अर्थात जीवित जो चीजें हैं वो सब बायोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। इसीलिए कहा गया कि जीवों का संसार या जीव जगत, क्या बोलते हैं इसको? जीव जगत। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका है जीव जगत और ये कहता है जीव के बारे में। तो मैं यही आपसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि सजीव और निर्जीव क्या है। जीव जगत तो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन ये बताओ कि जीव और निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे, कैसे बताओगे कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। तो हमने कहा था आपको क्लास 10th में जो ऑफलाइन बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं उनको पता है कि 4 मापदंड हैं, और ये मैंने पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस मतलब कि जैव प्रक्रम में मैंने पढ़ाया था कि जीव को, सजीव और निर्जीव को समझने के लिए 4 वैज्ञानिक मापदंड हैं, और वही 4 वैज्ञानिक मापदंड सारे क्लियर करते हैं। पहला है, जो मैं उंगली कर रहा हूं उंगली के हिसाब से देखिएगा, पहला मैंने बोला ग्रोथ। क्या बोला? ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन, चौथा कॉन्शियसनेस। 4 चीज आपको समझ में आनी चाहिए और यही 4 मापदंड है। पहला क्या है बेटा? ग्रोथ, मेटाबॉलिक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन और कॉन्शियसनेस। तो 4 चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। पहला है वृद्धि, दूसरा क्या है? जनन, प्रजनन, और तीसरा क्या है? आणविक गतिविधियां, और चौथा क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। अब इन्हीं 4 के इर्द गिर्द सजीव और निर्जीव की प्रॉपर्टीज चलती है, और इसी के बीच हम समझते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव कैसे हम बात करेंगे। अर्थात अगर मैं बोलूं कि जो सजीव होते हैं उन सजीव में क्या होता है कि वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब कि बाहरी और आंतरिक। परंतु जो निर्जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें वृद्धि होती है परंतु एक्सटर्नल। ये निर्जीव है, इसकी कवरिंग हम लगा सकते हैं, एक्सटर्नली इसको ग्रोथ करा सकते हैं, तो ये इसकी ग्रोथ है। तो अब हम आपसे पूछें कि जो मेरा चारों मापदंड में जो पहला मापदंड है, क्या ये वृद्धि दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में? तो नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अर्थात जो लिविंग है उसमें भी वृद्धि है। कैसी वृद्धि है? आंतरिक एंड बाहरी। और जो हमारा जो नॉन लिविंग है उसमें कैसी वृद्धि है? बाहरी। अर्थात अगर मैं कहूं कि सैंड, जो पर्वतें हैं, जो मिट्टी का ढेर है, ये सब क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि पहला जो मापदंड है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। परंतु दूसरा मापदंड क्या है? जनन, प्रजनन। प्रजनन अगर हम बात करें कि सभी सजीव का एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है, मतलब एक लक्षण है जिससे कि अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। परंतु क्या मैं अगर बोलूं कि जो सजीव हैं, ये सजीव अपने जैसे जनन करते हैं, तो क्या ये निर्जीव भी करते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अगर मैं बात करूं कि इसका भी एक अपवाद है, ये लिविंग और ये नॉन लिविंग है, तो लिविंग में कुछ जो हैं इनके अपवाद है। जैसे हम कहें ह्यूमन में ही स्टेराइल होते हैं, जो नपुंसक जो होते हैं। जो अगर हम बात करें कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर में क्या होता है बाबू कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो अपने जैसा संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। तो क्या वो लिविंग नहीं है? क्या वो लिविंग है?
और अगर यहीं पे मैं बात करूं तो मैं बात करूं म्यूल, खच्चर। खच्चर जो है हॉर्स और डंकी का क्रॉस होता है, वो भी सजीव है परंतु अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाता। इसी प्रकार मैं एक और बात करूं तो हनी बी, हनी बी जो होती है वर्कर हनी बी, वो अपने जैसी संतान की उत्पत्ति नहीं करती हैं, परंतु क्या वो लिविंग नहीं है? क्या लिविंग है? तो इस प्रकार जनन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। तो एकमात्र बीच वाला क्या था? मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझिएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे डिफाइनिंग फीचर हो जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन आणविक गतियां उसी के अंदर घटित होंगी जो सजीव होंगे। जी हां, आप भी सजीव हैं और आप ये फील कर सकते हो कि आपने खाना खाया है, पानी पिया है, सांस ले रहे हो, आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन घटित हो रही हैं। अर्थात जो भी सजीव हैं उनके अंदर एक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। क्या इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं? क्या नहीं। तो एक डिफाइनिंग फीचर जो क्या हो गया इन दोनों के बीच में स्पष्ट करने वाला कि आणविक गतिविधियां और यह आणविक गतिविधियां यह बताता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्लियर कट डेफिनेशन की ये नॉन लिविंग और लिविंग को समझा देता है। वहीं चौथा है कॉन्शियसनेस, चेतना। अगर मैं कहूं कि इसको मैं मार रहा हूं तो इसको चेतना, इसको महसूस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मान लो कि मैं इस डस्टर को मार रहा हूं तो इसको चेतना मिल रही है? क्या नहीं। परंतु क्या तुम मुझे ऐसे टच करो या मैं तुम्हें टच करूं तो तुम्हें चेतना मिलेगी बाबू। तो लिविंग मतलब कि जो जिसको टच करने पे उसके अंदर सेंसेशन आए, उसको चेतना महसूस हो, वो क्या है कि वो लिविंग है। वैसे ही अगर मैं बात करूं इसका एक एक्सेप्शन, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या कोमा पेशेंट, जो कोमा में रह रहा है पेशेंट, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो ये क्वेश्चन कहा जाता है कि अपने मास्टर से पूछो, तो तुम्हारा मास्टर ये बताएगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन याद रखना। अगर उस कोमा पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की टिप लगी हुई है, अगर वो यूरिन कर रहा है एक्सक्रीट मटेरियल बाहर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जीवित है, अर्थात उसके अंदर रासायनिक क्रियाविधि चल रही है। तो आप समझ गए कि 4 मापदंड में एक मापदंड सबसे महत्वपूर्ण है और वही नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में अंतर स्पष्ट करता है, जो कि मैंने यहीं पे बोला था, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहा है। लिविंग इधर मैंने रखा, नॉन लिविंग इधर रखा। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहा है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब यहीं पर एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन दागा जाता है और यह क्वेश्चन है कि ये बताओ कि जीवन या जीवों का असली उद्देश्य क्या है। अर्थात जो इस संसार में, जो जीवित संसार है, उस जीवित संसार में जीवों का असली उद्देश्य क्या है। तो मैं इसी चैनल पे यही प्लेटफॉर्म पे क्लास 12th आपको पढ़ाऊंगा। उसमें पहला ही चैप्टर ये कहता है साइंटिफिक वे में कि जितने भी जीव हैं उनका एक ही उद्देश्य है, अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करना। नोट माय पॉइंट कि अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करना। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा गया है कि आपके जीवन का उद्देश्य, अर्थात किसी भी जीव का उद्देश्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप जीवित हो और जीवित होने के कारण आपका उद्देश्य एक ही है कि मोक्ष की प्राप्ति। परंतु साइंस ये कहता है कि अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति। तो फिलॉसफी ये कहती है कि आपका अगर जीवन है, अगर कोई सजीव है, अगर जीव है, तो उसका अंतिम या लास्ट उद्देश्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति पा लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हमने लिविंग वर्ल्ड के कुछ कोर कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में। सो थैंक यू वियर फ्रेंड्स।